गुलेरिया जी ने, राजीव ने और सुनील ने बहुत अच्छे से इंडस्ट्री की पेन एक्सप्लेन कर दी है। मैं सिर्फ छोटी सी इतनी बात कहूँगा। गुलेरिया जी ने कहा कि वो एक ठेठ हिमाचली होने के बावजूद ये सोच रहे हैं कि वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। हम लोग सर 1980 या 82 में शायद बाहर से, जब हम कॉलेज से पढ़ के आए थे, तो 82 में मैं आया था। सुनील शायद 83-84 में आया होगा। आलोक जी उससे भी पहले के हैं। राजीव जी भी तकरीबन, राजीव जी के भाई साहब भी उस समय से हैं। जब हम आए थे तो वो हमसे किसी ने पूछा कि हिमाचल में इंडस्ट्री क्यों लगा रहे हो, तो हमने कहा यार बड़े पीसफुल जगह है, सुंदर जगह है, शांत वातावरण है, अच्छे लोग हैं। कहते इतना महंगा पड़ता है, तुम माल दिल्ली से लाते हो और दिल्ली माल बेचने जाते हो। मैंने कहा यार बिजली सस्ती है और कम से कम एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, वहाँ हम रहते हैं, कोई मारामारी नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। ये सब चीज़ों का एक एडवांटेज सेट ऑफ कर देता है कि थोड़ा सा बिजनेस की कॉस्ट यदि बढ़ती भी है तो भी कोई बात नहीं। बट ओवर द ईयर्स जितना रॉ मटेरियल लाने की कॉस्ट बढ़ गई है और यहाँ से रॉ मटेरियल भेजने की कॉस्ट, जो फिनिश गुड्स कॉस्ट बढ़ गई है इतनी ज्यादा कि अब किसी भी तरीके से वो सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है। बिजली का एक एडवांटेज था, वो खत्म हो गया है। अब सॉरी टू से, आपको वही बोल सकते हैं, हम और किसी को बोल भी नहीं सकते। वो जो एक पीसफुल और एक हार्मोनियस एटमॉस्फेयर था, वो भी अब कहीं कोई इतना अच्छा सा नजर नहीं आता। तो हमारे जैसे लोग थे, हम बाहर से आए थे, लेकिन 42 साल से या 40 साल से हम यहाँ रहते थे, यहीं एक्सपेंशन करी, यहीं हमारे फैमिली ग्रोथ हुई। अब हमें तक ये सोचना पड़ रहा है कि क्या हमें अपनी फ्यूचर एक्सपेंशन यहाँ करनी है कि नहीं करनी। मैं इससे ज्यादा अपना पेन बखान नहीं कर सकता। पॉइंट सारे यदि मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलूंगा तो वो रेपिटेटिव हो गए। थैंक यू सो मच। एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, दिल हमारा हिमाचल में है, पर दिमाग अभी कुछ और कह रहा है। प्लीज हेल्प अस। डिफरेंट नमस्कार सर, मैं रुचिरा पेपर्स कालाम से जी। वैसे तो गुलेरिया जी ने मेन जो हमारा पेन पॉइंट आज की डेट में है वो बिजली के रेट्स और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का जो इंक्रीज़ है उसके ऊपर ही है। लेकिन सर मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, बिकॉज हम भी 1982 से कालाम में प्रोडक्शन में है। सो हिमाचल का वन ऑफ द ओल्डेस्ट है जो डबल टैरिफ पे बिजली चलती थी जी। अगर यूनिट कंज्यूम्ड कम होते थे तो भी बिजली का रेट 8, 9, 10 रुपए भी पहुंच जाता था, जो सिर्फ सिंगल शिफ्ट चलाता था। जो डबल शिफ्ट चलाएगा उसके लिए वो सस्ता पड़ता था। तो जो मिनिमम चार्जेस पर किलोवाट थे वो थोड़े बढ़ते चले गए और करंट चार्जेस वही मेंटेन हुए। लेकिन अब क्या हो गया कि ये जब आपदा आने के बाद फैक्ट्रीज 50%, 60%, 70% पे चल रही है, तो उससे जो बिजली के रेट और इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी है तो उससे और ज़्यादा इस चीज़ की दिक्कत आ रही है। दूसरा सर, कालाम स्पेसिफिकली में ऑलमोस्ट 15-20 साल से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिजली के साइड से नहीं हुई है। अब सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाने हिमाचल में एक तरह से वायबल नहीं है। कुछ हमारे इंडस्ट्रीज के लोगों ने उसको स्टडी किया था, लेकिन वो लगाना भी चाहते थे हिमाचल में, बट उनको वो वायबल नहीं लग रहा है, महंगा पड़ रहा है, तो इसलिए वो भी उन्होंने ड्रॉप कर दिए हैं प्रोजेक्ट्स। सर एक सोलर का वो ऐड कर दो, रूफटॉप सोलर के ऊपर भी ये ड्यूटी लग जाएगी। सोलर में जो क्लीन एनर्जी हमेशा से गवर्नमेंट प्रमोट करती रही है, बट अभी लोगों ने, जैसे हमने रूफटॉप पे सोलर लगाया था, अब वो सेल्फ जनरेशन में उसके ऊपर भी हमें टैक्स इम्पोज हो गया है। दूसरा सर क्या होता है कि जो ये लैंड है इसमें क्या होता है कि भी पहले आप परचेज करो, फिर उसके बाद उसमें कई कॉम्प्लिकेशंस है, वो हम बाद में डिटेल में कभी आपके सामने पुट अप कर सकते हैं। एक सर नया रेगुलेशन आया, कोई आउटसाइड एमसी एरिया, म्यूनिसिपल कमीशन कॉर्पोरेशन के एरिया के बाहर ना कोई एग्रीकल्चरिस्ट, ना कोई हिमाचली अपनी लैंड लीज पे या बिल्डिंग बना के लीज पे नहीं दे सकता। तो उसके लिए स्पेशली 118 की परमिशन लेनी पड़ती है। तो उससे क्या है, जो वहाँ यहाँ के लोकल लोग हैं जो जैसे इंडस्ट्री को कोई देना चाहते हैं, कोई आजकल लॉजिस्टिक्स पार्क बन रहे हैं, कोई स्टॉक्स बनाना चाहते हैं, तो वो लोकल हिमाचली उसको नहीं दे पा रहा है जी। तो यही मेरे 7-8 पॉइंट्स हैं जी। थैंक यू सर। एनीथिंग पटेल?
सर काला आम के साथ पॉन्टा साहब है, ये सारे इलाके हमें ऐसे लगता है कि ये सौतेले हैं हिमाचल के इंडस्ट्रियल एरिया। सारा अटेंशन जो रहता है बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ उन एरिया में रहता है। डेवलपमेंट का इतना बुरा हालत है। आप हिमाचल की बात कर रहे हैं यहाँ जी सर, फिर भी सर थोड़ा आदमी सेल्फिश हो जाता है अपने इलाके के लिए। तो काले आम में सर हरियाणा और हिमाचल के बीच में एक पतली सी रोड है, सिर्फ इतना फर्क है। कोई भी जो वर्कर हमारे काम करते हैं उन्हें हर चीज पैसा भी खर्च करते हैं तो हरियाणा में जाके करते हैं। इस तरफ ना अच्छे स्कूल हैं, ना कोई और सुविधा है, ना बाजार है, रोड डेवलपमेंट नहीं है। हमारे इलाके में पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। काला में एक फैक्ट्री है सर रिचेज, जो कि नॉन डेयरी क्रीम्स बनाते हैं, उनका एक एक्सपेंशन का प्लान था, लेकिन पानी ना होने की वजह से उन्होंने इंदौर के और बियॉन्ड एमपी में जाके वो प्रोजेक्ट लगाया। पानी ग्राउंड वाटर में थोड़ा इश्यू हो सकता है, लेकिन सर मारकंडा में इतना पानी है कि जो इस बार मारकंडा का पुल था वही बह गया। पानी की कमी नहीं है सर, लेकिन उसके लिए कई सालों से ये प्लानिंग हो रहा है कि हम चेक डैम बना के उस पानी को इकट्ठा करेंगे और फिर पूरे साल इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे लगता है सर अगर हम कोई अथॉरिटी बनाएं जो कि वहाँ की रहने की सुविधाओं का ध्यान दे, इंडस्ट्री के लिए पानी अरेंज करे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइटिंग ये सब करे तो थोड़ी सुविधाएं हमें और मिल जाएंगी। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। पहले तो मैं भगवान का थैंक्स करूंगा कि जो हिमाचल में आपदा आई वो आपका हमारा इलाका उससे बहुत कम नुकसान हुआ कंपेयर टू अदर एरिया। वो भी शायद आपका को भगवान से सीधा टच है, आप भगवान के बहुत भक्ति करते हैं, उसका जो परिणाम होगा। सर मैं सभी लोगों को ध्यान में लाना चाहता हूँ, जब केजी फर्स्ट टाइम एमएलए आए हमारे एरिया में इंडस्ट्री तभी आई 2003 में, जब जो फर्स्ट एमएलए बने फर्स्ट टाइम तब से इंडस्ट्री आनी शुरू हुई। और अब जब आप इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे तो जितनी भी ये क्रीम हिमाचल की बैठी है इन्होंने आपका वो गोल्डन पीरियड टाइम देखा है। और हमने एक्सपेंशन का प्लान करा। आपको पता है कि टीवीएस मोटर्स आप लोगों के समय में आपने ही और वीरेंद्र सिंह ने लगाए थे। एक्सपेंशन भी हमने आपके दौरान ही की थी। अब एक समय आया था जब सरकार ने एक नारा दिया ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल, ऐसी बातें चली और हम भी ईवी पर आ चुके हैं अदर प्लांट्स में और ये प्लांट भी ग्रो कर रहा था। आज हम कहाँ रोज 1000 की प्रोडक्शन करते थे, आज 2500 3000 की कर। आप तो विजिट भी किया, लेकिन हम बड़े खुश हुए कि इस सरकार का नारा है ग्रीन एनर्जी, तो हमने ईवी प्लांट के लिए प्रपोजल दिया। बिकॉज हमारे भी आपस में ही हम यहाँ रहकर होंडा, बजाज या हीरो से नहीं कम्पिटिट कर सकते, हमें विद इन प्लांट ही कंपटीशन करना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। हमारा जितना भी कोटा है वो मैसूर प्लांट ले जाता है, हसूर प्लांट ले जाता है। नो गुलेरिया जी विल नॉट गिव इट टू यू, आपका कंपिटिटिव नहीं हो रहा। 25% ऑफ आवर ब्रांड विद न्यूयर मैन्युफैक्चरिंग हियर, वो लोग मैसूर से और हसूर से दिल्ली ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ तो आप लोग कंपिटिटिव की बात कर रहे हैं, कंपिटिशन से हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमें ऐसी मुश्किलात आ गई हैं। वी मेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आल्सो, हम उस दिन आपसे भी मिले थे और ईवी की बात हुई थी। हम बड़े खुश हुए कि ईवी में कहा कि सरकार एक प्रपोजल बनाए। अब हमें जैसे लग रहा है कि चार्जिंग स्टेशन होंगे, दूसरी चीजें होंगी, सोलर पे भी टैक्सेस है, इस पे भी टैक्सेस है। दूसरा अनदर थिंग जो ईवी पे जो बात हुई, आज देखिए सर हाइब्रिड व्हीकल हमारे यहाँ 9% टैक्स रजिस्ट्रेशन का, चंडीगढ़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2000 रुपये में हाइब्रिड की गाड़ी इनोवा की रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है। सपोज वी मेक ईवी हियर वेदर रजिस्ट्रेशन फ्री, फिर ये डर हो जाता है सर कि वो कहेंगे यस रजिस्ट्रेशन फ्री है एज पर हिमाचल, पर कल को ऐसा कोई बदलाव नोटिस आए, इट इज विड्रॉन। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हुआ 1500 सब्सिडी, फिर इट इज विड्रॉन। सो फिर वी ड्रॉप द आइडिया एज ऑफ नाउ। I lost my image being I am employee.
मैं वहां पर ये प्रेजेंट नहीं कर पाया कि ईवी इज ए सर्वाइवल यहाँ पर हो पाएगा कि नहीं। हमने अपना दिव्या रोना मुकेश जी तक पहुंचा दिया और हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मुकेश जी आए और हमारी इस समस्या का निवारण करें, हमें इस परेशानी में से बाहर निकालें। और बहुत ज्यादा उम्मीद आपसे ही है सर। बल्लभ बल्लभ लाए और दे रहे थोड़ी। नाउ मैं रिक्वेस्ट मुकेश अग्निहोत्री जी प्लीज। गगन कपूर जी, नरूला जी, चौहान जी और मेरे इंडस्ट्री के तमाम साथीगण और हमारे साथ ही क्योंकि काफ़ी दिनों से आपका इनविटेशन मिल रहा था, चीफ मिनिस्टर रहा और आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया और इंडस्ट्री के लिए जो हम कर सकते थे हमने प्रयास किया। और इस समय पानी का डिपार्टमेंट मेरे पास है और आप देखो पानी पानी हो गया जब हमने शपथ ली थी इस दफ़ा तो उस समय हमने कहा था कि हम पानी पानी कर देंगे। अब लोग हमें रोज़ फ़ोन कर रहे हैं कि हमने इतना नहीं मांगा था। और एक आपने कुछ बातें यहाँ पे रखी और जो मामले आपने ध्यान में लाए ये इससे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इनका अभी तक एट लेंथ हमें इल्म नहीं था कि क्या दिक्कतें क्या परेशानियां आपको हो रही हैं। उद्योग मंत्री जी ने मेरे साथ एक दो बार बात की कि कुछ कंसर्न है और बिजली का कंसर्न भी वो शेयर कर रहे थे। और ये तो जो है आज की डेवलपमेंट आप बता रहे हैं कि बिजली के रेट्स बढ़े हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि हिमाचल में इंडस्ट्री स्थापित हुई और बड़े अच्छे अच्छे घराने यहाँ पे आए और ख़ास तौर पे बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणु, कालाम या टालीवाल, हमने पहले से और मेरी ये धारणा है, जब एक समय में ये कहा करते थे कि इंडस्ट्री को हम इंटीरियर में लेके जाएंगे और उसकी बहुत वकालत होती थी। हमारे समय में भी कुछ लोग ये कहते थे जब विभाग मेरे पास था कि इंटीरियर में इंडस्ट्री लेके जाओ, तो हमारा उस समय भी ये कहना था कि जहाँ भी आ रही है वहाँ तो लगाओ, क्योंकि अगर हम आपको कहते हैं कि दूर दराज दुर्गम इलाकों में आप कारखाना लगाओ तो आप अपना गुणा भाग देखेंगे, उसी के हिसाब से काम करेंगे। और जैसा यहाँ कहा भी जा रहा था कि
रॉ मटेरियल भी बाहर से आना है, बेचना भी बाहर जाके है, तो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो इसलिए एटलीस्ट मैं तो इस बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता कि कारखाना लगाने वाले ने फैसला करना है कि उसको कहाँ लगाना है, कहाँ उसको फ़ायदा है, वहीं पे कारखाना लगाएगा। और अभी शुरुआत है, कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और ऊपर से एक ऐसा डिज़ास्टर हो गया प्रदेश में कि हर तरफ जो है तबाही का मंजर आपने देखा। और कुल्लू मनाली में हालत ख़राब हो गई, मंडी में हालत ख़राब हो गई और बहुत स्थानों पे लोगों के मकान जो है धराशायी हो गए। ये पहले अभी मैं कि पूरे के पूरे पहाड़ दरक गए, जिसके ऊपर लोगों ने कोठियाँ बना रखी हैं, लोगों ने घर बना रखे हैं। कोठी तो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट की हो, चाहे वो मकान मजदूर का हो, उस घर से कितना प्यार और लगाव हर व्यक्ति का रहता है। जीवन में एक दफ़ा व्यक्ति इन्वेस्ट करता है और जब वो घर धराशायी हुए हैं और पूरी की पूरी लोकेलिटी जो है वॉश आउट हो गई है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके आंसू, उनका दर्द, उनकी आंखों में की तस्वीर जो है वो बयां करती है। और हम कहीं मोटरसाइकिल पे गए, कहीं पे हम ट्रैक्टर पे गए, कहीं पे हम जेसीबी में गए, किसी भी ढंग से हमने वहाँ पहुँचने की कोशिश की, उनके आंसू पहुँचने की कोशिश की। और ये दौर चल रहा था और ऐसे दौर में आप सब ने भी मदद की, इंडस्ट्री ने भी मदद किया, लगातार सरकार को हाथ बढ़ाया है आप लोगों ने और अन्य राज्यों से भी लगातार मदद आ रही है। और ये कुछ टेम्परेरी फेज़ है। ये हिमाचल फिर उसी स्थिति में आएगा जैसे यहाँ कहा जा रहा था कि टूरिज़्म को लॉस हो गया, हॉर्टिकल्चर को लॉस हो गया। और मैं तो खुद जद्दोजहद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हमारे पास 3200 बसें हैं, 3200 बसेस हम चलाते हैं, 3800 रूटों पे हम बसें चलाते हैं रोज़ाना। और हमारी जो मेन इनकम है वो सारी लॉन्ग रूट की बसेस पे है, वॉल्वो की है, सुपर डीलक्स की है। जब मनाली से दिल्ली बस नहीं चलेगी, जब कुल्लू से दिल्ली बस नहीं चलेगी, जब शिमला से दिल्ली नहीं चलेगी, जब धर्मशाला दिल्ली नहीं चलेगी, डलहौजी दिल्ली नहीं चलेगी, तो भारी नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पे जो कुल्लू का और मनाली का रूट है, यहाँ पे हमें रोज़ाना हर महीने जो है एक बस जो है 10 ऑपरेशन हम करते हैं वहाँ से। एक बस हमें 80,000 लाख रुपया कमा के देती है, मनाली की जो गाड़ी है। और जब 10 गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं तो आप मानो कि रोज़ाना हमें 10 लाख रुपए का उसी रूट पे नुकसान हो रहा है और एक महीने में भारी भरकम नुकसान हम उठा रहे हैं। और HRTC कल्याणकारी संस्था है, यहाँ कोई नहीं जाता वहाँ हम जाते हैं, यहाँ कोई प्राइवेट ऑपरेटर गाड़ी नहीं लेके जाता वहाँ हम जाते हैं, स्कूलों के बच्चों को लेने छोड़ने हम जाते हैं।
महिलाओं को 50% पे लेके हम जाते हैं। और हमारा एक महीने का खर्चा जो है 144 करोड़ है और हमारी इनकम 65 करोड़ रुपए है। और जो ऑपरेटर, हम भी ऑपरेटर हैं एक तरह से, चाहे वो सरकारी ऑपरेटर मान लो आप, लेकिन है तो हम भी ऑपरेटर हैं। और हमें हर महीने 70 करोड़ रुपया जो है सरकार से लेना पड़ रहा है। रेगुलर बजट से हम मांग रहे हैं, तब इतना बड़ा ये फ्लीट हम चला रहे हैं। और मुझे था कि शायद आपके दिमाग में ट्रांसपोर्ट के मसले हैं, वो आप बात करना चाह रहे होंगे, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री के साथियों ने मेरे साथ बात की। और एक वॉल्वो का माफिया पूरे देश में चल रहा है। वो दिल्ली से बस ला रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश को कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, अपने समय पे बस चला लेते हैं, 2 बसेस खोल देते हैं, 3 खोल देते हैं, 1 भरी तो 1 चला देंगे, 2 भरी तो 2 चला देंगे। किराया अगर 900 रुपया है तो 500 रुपये में भी ले जाएंगे सवारी। और दूसरी तरफ हमारी HRTC है, हम कहीं ऑडिट कराते फिर रहे हैं, कहीं पे हम जो है रूट नहीं बदल सकते, हम बस को खड़ा नहीं कर सकते। तो हमारी अपनी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज थी, तो इसलिए हमने जो हिमाचल से बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, हमने उस पर टैक्स लगाने का फैसला किया। और ये लगभग 2 दशकों से मसला चल रहा था। सब कहते थे कि जी वॉल्वो 500 वॉल्वो आ रही हैं, 400 वॉल्वो आ रही हैं, और कौन चला रहा है। और अब यहाँ पे कैमराज ऑन है, कई लोग तो यही कहते थे कि शायद मंत्रियों को पैसा जा रहा है। किसको जा रहा है, क्या है ये, क्यों नहीं ये बसें रुकती। तो जब ऐसी बातें चलने लगी तो हमने कहा कि हम बाहर की गाड़ियों पे टैक्स लगाएंगे। तो हमने टैक्स लगाया और हम 5,000 रुपया रोज़ाना जो बस रोज़ लेके आ रहा है, इसका मतलब वो रेगुलर फ्लाई कर रहा है हमारे रूट्स, हमारी सड़कों पे। वो ऐसा नहीं है कि वो कभी कभार आ गया, कोई 15 दिन में, 20 दिन, 50 दिन में एक बार कोई आ गया, परिवार को लेके आ गया। तो 5,000 रोज़ाना के, 25,000 हफ्ते के और 75,000 रुपया महीने का हमने टैक्स लगाया बाहर की गाड़ियों। और उसके बाई प्रोडक्ट जो है आपकी इंडस्ट्री फंस गई उसमें। हमारा कोई धारणा नहीं थी, हमारी कोई इच्छा नहीं थी इंडस्ट्री के को ट्रबल करने की या आपको कोई संकट में डालने की। तो जब बाहर से गाड़ियों की बात आई तो पता लगा कि एकदम से कि आपकी भी जो इंडस्ट्री की गाड़ियां हैं वो कोई पंचकुला से आ रही हैं, कोई चंडीगढ़ से आ रही हैं, लेबर को लेके आ रही हैं, वो भी उसी फार्मूले में फंस गई। और आप लोगों ने हमें सूचित किया और ये हम आपको सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम आपको वॉल्वो माफिया के साथ ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हम उनके साथ कि उनसे जो पैसा लेना है उसके साथ हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हम उससे जो इंडस्ट्री का एंगल है, आपको उद्योग चलाना है, उद्योग चलाने के लिए आप लेबर ला रहे हैं और उसके लिए जो भी हमें सहूलियत आप लोगों को देनी है उसको ध्यान में रखते हुए हम उसका टैक्स स्ट्रक्चर बदल देंगे।